डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम 12th क्लास का, यदि आप देख रहे हैं अपने पास 12th क्लास का, आपको हम आज एक और मॉडल पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। देखो बच्चों, मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉडल पेपर सॉल्व करवाया जाए। आप देख रहे हो जैसे वीडियो पर प्रिंस स्कूल का लिखा हुआ है, तो ये आपका सबसे अच्छी बात देखो, एक तो इंग्लिश मीडियम में भी है ये और हिंदी मीडियम में भी है। मतलब आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही मिलेंगे। तो ये एक मॉडल पेपर है 2021 के अकॉर्डिंग कि पेपर कैसा सेट होगा। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव भी है इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन भी है। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराना चाहिए। मैंने इसे क्वेश्चन देखे, जैसा कि आप थोड़ा कह रहे थे कि मैम थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर कराइए, तो इसके अंदर लेवल के क्वेश्चन हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप देखते ही कर दोगे, थोड़ा बहुत आपको भी यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। हो सकता है कुछ बच्चों ने सॉल्व कर लिया हो ये पेपर, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे साथ आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की नीड नहीं होगी। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट आ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्या गुण कौन सा नहीं है। तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपनी 4 ही हैं, ये बिल्कुल है वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड दिया हुआ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु, अगर इसमें लिखा होता हिमांक बिंदु में अवनमन तो ये होता अपने पास अणुसंख्या गुण, लेकिन अगर इसे नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर हिमांक बिंदु जो है वो अणुसंख्या गुण नहीं है बच्चों। तो बच्चों ये आंसर क्या आ गया आपका, हिमांक बिंदु। ओके नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट चालकत्व मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अपनी इकाई क्या है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन कप्पा। आंसर होता है इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स देखिए है नहीं यहाँ पर, तो आंसर है मोह, क्योंकि ओम इनवर्स को हम मोह भी कहते हैं बच्चों। तो आंसर है मोह सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट है अपना इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आंसर आ जाएगा बच्चों यूनिमॉलिक्यूलर भी है ये, सॉरी आंसर है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, वो भी कौन सी है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो आंसर देख लीजिए छद्म एक अणु का अभिक्रिया। ठीक, आगे है कोलाइडिक अणु पर आवेश प्रदर्शित होता है, किससे पता करते हैं कि कोलाइडिक अणु पर भी चार्ज होता है। तो आंसर है बच्चों इसका अपने पास विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन में यही होता है, आपको याद होगा एक यू आकार की अपन ट्यूब लेते थे, याद है आपको, कुछ ऐसी अपन ट्यूब लेते थे यू आकार की, है ना, और इसके अंदर भरते थे कोलाइडल सॉल्यूशन और यहाँ एनोड लगाते थे, यहाँ कैथोड लगाती थी और सारी जो कण थे वो इस पर आकर जमा हो जाते थे। तो इससे पता चलता है। नेक्स्ट है अपना मार्शल एसिड का फॉर्मूला क्या है। तो आंसर है बच्चों इसका H2S2O8। ठीक है, और ये बता दें हम आपको H2S2O7 जो होता है बच्चों, ये C वाला जो दे रखा है H2S2O7 बच्चों, ये होता है अपना ओलियम। H2S2O5 जो दे रखा है आपको, ये होता है कैरोज अम्ल। बाकी ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है। निम्न में से अनुचुंबकीय आयन है, तो आंसर इसका है सेमेरियम +2। सीरियम +4 जो होता है बच्चों, इसका विन्यास होता है 4f0। इटर्बियम +2 का जो होता है यहाँ से विन्यास ये होता है 4f14। ल्यूटीशियम +3 का होता है 4f, यहाँ से 4f14। और जो ये अपना सेमेरियम है इसमें होते हैं 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स इसका विन्यास होता है 4f7। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लीजिए। आंसू गैस बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या है इसका CCl3NO2। लगा लीजिए अश्रु गैस, ये आपका क्लोरीन से बनने वाली जो हार्मफुल गैसेज है उसमें भी आएगा। लैंथेनाइड संकुचन कम होता है जबकि एक्टिनाइड संकुचन ज़्यादा होता है। तो आंसर आपको बता दें बच्चों, इसका आंसर है 5F। 5F कक्षक जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज होती है 4F कक्षक की तुलना में, इसीलिए यहाँ पर ये 5F कक्षक पूरे न्यूक्लियर को पूरी अच्छे से शील्ड नहीं कर पाती है। इसी वजह से लैंथेनाइड संकुचन कम होता है और एक्टिनाइड संकुचन ज़्यादा होता है। आगे है उभयदंतुक लिगैंड। उभयदंतुक लिगैंड मतलब दोनों साइड से कौन बना सकता है, तो आंसर है NO2-। और क्या हो सकता है, Cn- उभयदंतुक लिगैंड है। H2O कैसा लिगैंड है, यहाँ से ये एक दंतुक लिगैंड है। ये आपका इथिलीन डायमीन है, ये द्विदंतुक लिगैंड है आपका। ठीक है, और NH3 ये भी एक दंतुक लिगैंड है और उदासीन लिगैंड है। NH3 और H2O उदासीन लिगैंड है। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ से निम्न अभिक्रिया उदाहरण है। अब ये सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन है, यहाँ से बन रहा है अपना टोलुइन और यहाँ पर देखो एरिल भी आ रहा है काम में और एल्किल भी आ रहा है। रिएक्शन है वुड्स फिटिग, जबकि अगर फिटिग रिएक्शन होती बच्चों तो यहाँ पर रिएक्शन में दोनों क्या आते, क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे और बनता है यहाँ से अपने पास बाईफेनिल। ठीक है, अगर वुड्स अभिक्रिया होती तो रिएक्शन किससे होती, एरिल हैलाइड से होती केवल, और आंसर बन जाता C2H6। आंसर क्या है इसका, वुड्स फिटिग। आगे देखिए, KMnO4 में Mn का चुंबकीय गुण बच्चों 0 होता है। यहाँ से डायमैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, क्योंकि Mn किस स्टेट में है, +7 स्टेट में है, क्योंकि Mn +7 में होने की वजह से यहाँ से कितना आएगा, 0 आएगा।
अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं? जब दो तरह के हैलोजन आपस में मिलते हैं तो फिर बच्चों जैसे मान लीजिए एक आयोडीन है और एक क्लोरीन है, ये दोनों आपस में जब मिलते हैं तो इसमें एक हैलोजन बड़ा होता है, दूसरा हैलोजन छोटा होता है। तो बच्चों यहाँ से देखो दोनों तरह के हैलोजन, तो दो प्रकार के हैलोजन मिलकर जो यौगिक बनाते हैं तो इसे अंतर हैलोजन कहते हैं, जिनकी क्रियाशीलता जो होती है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 1 ब्रोमोब्यूटेन से प्रोपीन बनाने की अभिक्रिया लिखिए। अब बच्चों आपको एक चीज़ बता दी, फोर्थ क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में पढ़िए बच्चों, क्या लिखा हुआ है। राइट द रिएक्शन टू ऑब्टेन 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम प्रोपेन, मतलब प्रोपेन से 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाइए। ऊपर क्वेश्चन कहता है कि 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम प्रोपेन, मतलब प्रोपेन से आपको कहता है कि 1 ब्रोमोब्यूटेन बनाइए। यहाँ नीचे कहता है 1 ब्रोमो से प्रोपेन बनाइए। नीचे वाले में रिएक्टेंट 1 ब्रोमोब्यूटेन है, ऊपर जो रिएक्टेंट है वो कौन है? प्रोपेन है। तो बच्चों अपन क्या करें? तो बच्चों इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करवा देते हैं आपको, प्रोपेन से 1 ब्रोमोब्यूटेन। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा? प्रोपेन लिखा, ठीक है। हमें एक कार्बन यहाँ से क्या करना है बच्चों? इंक्रीज करना है। आप इसका करा दीजिए बच्चों क्लोरीनेशन, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ से इसका क्लोरीनेशन कराएंगे अपने पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? हम इसकी रिएक्शन करा देंगे बच्चों KCN से। जैसे ही KCN से रिएक्शन कराएंगे यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? CN आ जाएगा। आगे CN का करा दीजिए बच्चों आप रिडक्शन, ये C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया। जैसे ही रिडक्शन आप लगाएंगे, यहाँ से रिडक्शन करेंगे तो यहाँ किसका चेंज आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर CCC। अब रिएक्शन तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी कर सकते हैं ना बच्चों। तो ये हो गया अपना CH2NH2। तो ये देखिए कार्बन तो इंक्रीज हो गया। अब क्या करना है? इस NH2 की जगह मुझे लेकर आना है यहाँ पे Br लेके आना है। तो रिएक्शन यहाँ से फिर से मैं करा देती हूँ अपनी नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड क्या करेगा बच्चों? यहाँ से बना देगा 4 के बाद एल्कोहल बना देगा। कैसे बना देगा यहाँ से एल्कोहल वो देख लेते हैं, क्योंकि RNH2 होता है। जैसे ही यहाँ से रिएक्शन होगी हो नो से इस तरह से टूटेगा और ये बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल बनते के साथ ही यहाँ पर मैंने रिएक्शन करा दिया इसका HBr से करा दीजिए। अब आप रिएक्शन HBr से आप करा देंगे, H2 बाहर निकल जाएगा और ये बन गया आपका 1 ब्रोमोब्यूटेन। बन गया कि नहीं बच्चों? ये देख लीजिए आप पूरा इसका, ये अपना पूरा आंसर है, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, तो ये जो अपना इंग्लिश वर्जन है ना अपना, ये वाला अपन ने यहाँ से सॉल्व किया है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन आपको शायद समझ में नहीं आया, 5th क्वेश्चन मैं करके दिखा देती हूँ आपको। थोड़ा सा जूम करते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से C6H5 and 2Cl, ठीक है। रिएक्शन कह रहा है CuBr और HBr की, है ना। तो ये HCl बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, जो बच गया C6H5Br मतलब ब्रोमोबेंजीन। तो आंसर क्या जाएगा? C6H5। निम्न का IUPAC नाम लिखिए, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बच्चों ये अपना पिक्रिक एसिड भी है, तो ये इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड, ओके। नेक्स्ट देखिए फिनॉक्साइड आयन, ये मैंने आपको बता दी थी कि अनुनादी संरचना एक जरूर आएगी। किसकी लिखनी है अनुनादी संरचना? इसकी लिखनी है आपको। ये फिनॉक्साइड आयन है, इस तरह से ये मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट देखिए पैरानाइट्रोफिनॉल की अम्लता, तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल का मतलब हो गया बच्चों ये हो गया अपना, है ना। और पैरामेथाइल फिनॉल का मतलब क्या हो गया? ये हो गया। तो वो कह रहा है किसकी अम्लता ज़्यादा है? तो निश्चित सी बात है पैरानाइट्रोफिनॉल की, क्योंकि -I इफेक्ट होता है, इसका +I इफेक्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएंगे, जबकि ये +I इफेक्ट है। -I इफेक्ट होने की वजह से पैरानाइट्रोफिनॉल की अम्लता क्या है बच्चों? ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये रिएक्शन है आपकी गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? गाटरमान। रिएक्शन कैसी होगी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। देख लीजिए यहाँ से स्टूडेंट, ये अपने पास क्या है बच्चों? ये है अपना फिनॉल। रिएक्शन किससे हो रही है? यहाँ पे HCl + HCN से। HCl और HCN की यहाँ से रिएक्शन है। जब HCl और HCN की रिएक्शन होगी तो क्या होगा आगे बच्चों? तो देख लीजिए बच्चों कैसे होगी। देखो सबसे पहले हम HCl और HCN को आपस में जोड़ते हैं। जब HCN और HCN को आपस में जोड़ेंगे बच्चों तो कैसे होगा? यहाँ से देख लेते हैं एक बार। ये जोड़ा आपने तो यहाँ से N पे तो आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा इस पर प्लस, और यहाँ इस पर माइनस और यहाँ पर क्या है प्लस, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है। आगे देखियो HC, तो Cl तो जुड़ जाएगा बच्चों C पर, तो ये Cl जुड़ गया, डबल बॉन्ड और ये रह जाएगा NH, क्योंकि प्लस है और ये क्या है माइनस, यहाँ जुड़ जाएगा। तो अपने को इस वाले को जोड़ना है, अब किससे? इससे जोड़ना है। तो इसको हम हटा देते हैं एक बार, है ना। डायरेक्ट प्रोडक्ट पर बता देंगे आपको।
ये देखिए यहाँ से जो फिनॉल की रिएक्शन सीधे हम करेंगे HCCl डबल बॉन्ड NH से, तो ये वाला H और ये Cl मिलके यहाँ से हट जाएगा और जो बचेगा अपने पास वो आगे जोड़ दीजिए। इसको क्लोरएल्डिमिन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरएल्डिमिन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से ये अपना फिनॉल है, नीचे क्या होगा यहाँ से ये बच गया CS डबल बॉन्ड NH। आगे करा दीजिए बच्चों इसका हाइड्रोलाइसिस जो जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में हो जाएगा। जब आप यहाँ से कराएंगे तो यहाँ पर H और ये OH, H और ये OH क्या बाहर निकल गया बच्चों? यहाँ से ये अमोनिया बाहर निकल गया। ठीक है, जैसे ही अमोनिया बाहर निकलेगा जो बचा हुआ चीज़ है वो देख लीजिए यहाँ से ये OH, ये C, इससे OH बन गया, इससे OH बन गया, तो ये H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा इससे। और जब H2O बाहर निकल जाएगा बच्चों, एक चीज़ और है यहाँ से, इसके पास भी तो H होगा ना इस वाले कार्बन के पास। खैर वो तो निकल चुका है आपका, एक सेकंड बच्चों। पहली बात ये H जुड़ा हुआ है ना इसके पास, ये भी तो है H यहाँ पे, तो यहाँ पर ये H रख रखा हमने, तो ये अपना है अपना फिनॉल और यहाँ बच गया CHO। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ये वाला होगा। समझ में आ गया बच्चों? फाइनल प्रोडक्ट क्या है अपने पास? ये वाला इसका फाइनल प्रोडक्ट है। ये फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, चलो अब हम इसको बंद कर देते हैं, आ जाते हैं वापस पेपर। तो बच्चों यहाँ से आप परेशान मत होइएगा, ये जो आपके सामने दिया हुआ है ये इसी का हिस्सा है और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा आपके पास ये गाटरमान रिएक्शन का, यहाँ आ जाएगा CHO। नेक्स्ट देखिए आपका नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड का मतलब हो गया बच्चों यहाँ से, एक सेकंड, ये अपना बेंजीन रिंग, ये CH2 और ये Cl, और क्लोरोएथेन का मतलब हो गया बच्चों C2H5Cl, ज़्यादा क्रियाशील है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको सीधे बता दूँ, दोनों में से जब यहाँ से Cl हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, और यहाँ से Cl हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस। इसके अंदर इसका स्थायित्व तो होता है कम और इसका स्थायित्व होता है ज़्यादा, क्योंकि अनुनादी संरचना बन सकती है बेंजिल धनायन में। बेंजिल धनायन में जब अनुनादी संरचना बनेंगी, कैसे बनेंगी? यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ ट्रांसफर कर जाएगा, तो यहाँ पर Cl हटने के बाद क्या बनता है बच्चों? बेंजिल धनायन बनता है। बेंजिल धनायन बनने की वजह से अनुनाद होता है, जिसके कारण ये कैसा हो जाता है बच्चों? स्थायी हो जाता है, जबकि यहाँ पर स्थायित्व क्या रहता है? कम हो जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्लोराइड हटने के बाद बेंजिल धनायन बनता है, जिसका स्थायित्व अधिक होने की वजह से इसकी क्रियाशीलता क्या होती है? ज़्यादा होती है। चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से देखिए, वी गेट व्हेन एथेनोइक एसिड रिड्यूस्ड बाय एथिलीनियम एथिलीन हाइड्राइड, मतलब LiAlH4 से अगर आप एथेनोइक एसिड का क्या करा सकते हैं? आप यहाँ से इसको रिड्यूस करते हैं तो आंसर में क्या मिलेगा? यहाँ से बच्चों अल्कोहल मिलेगा 2 कार्बन का, मतलब C2H5OH, हिंदी में लिख सकते हो आप, इथेनॉल प्राप्त होता है, एथेनॉल प्राप्त होता है। आगे देखिए 0.20 N KCl विलयन की चालकता, मतलब इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है, कितनी है? 298 केल्विन पर ये दे रखा है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये दे रखी है कप्पा की वैल्यू, तो मोलर चालकता का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन C मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, तो कप्पा की वैल्यू दे रखी है 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000, और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है बच्चों? 0.20 M। ठीक है, तो ये यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CH2 की प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में अगर फिनॉल की ब्रोमीन से रिएक्शन कर दी जाए तो बच्चों आंसर यहाँ पर बनेगा ऑर्थो और पैरा, मतलब एक तो ये बनेगा पैरा और एक बनेगा ऑर्थो। फिर भी आप कहें मैडम एक ही लिखना है, 2 मत लिखिए। बच्चों ये तो देखो सीधी बात है, 2 बनते हैं इसके अंदर, और इसमें से भी पैरा वाला प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है यहाँ से। अगर यही रिएक्शन आपकी दी गई होती कॉन्सनट्रेट अपने पास HNO3 की प्रेजेंस में, सॉरी ये यहाँ पर, सॉरी ये अगर दिया होता, ये चीज़ नहीं लिखी होती आपके पास, ये चीज़ नहीं लिखी होती, केवल यहाँ से एक्सेस लिखा होता कि ब्रोमीन वाटर के एक्सेस में ये रिएक्शन कराई जाती है, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता बच्चों? फिर आंसर हो जाता ये, फिर ये हट जाता आपका आंसर। ठीक है, तो आपको बता दिया है एक्स क्या बनेगा? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। ये आपकी फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, NaBr हटा दीजिए, जो बचेगा प्रोडक्ट ये बच जाएगा एथिल आयोडाइड। रैसिमिक मिक्सचर जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रैसिमिक मिश्रण के अंदर 50% तो D प्रोडक्ट होता है और 50% L प्रोडक्ट होता है, इसीलिए रैसिमिक मिक्सचर क्या होता है? निष्क्रिय होता है, या हम कह सकते हैं बाह्य प्रतिकार के कारण, बाह्य प्रतिकार या एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, क्योंकि D वाला जो प्रोडक्ट है ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और L वाला प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, जिसे बाह्य प्रतिकार कहा जाता है। ज्यामितीय समायुक्तता,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन है इसके अंदर कि रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, मतलब जो रोटेशन है, बॉन्ड का रोटेशन है, मतलब बंध का जो घूर्णन है, ये रोटेशन ऑफ बॉन्ड शुड बी रेस्ट्रिक्टेड। तो रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए रोटेशन ऑफ बॉन्ड, मतलब ये जो डबल बॉन्ड हो सकता है या ये ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं हम यहाँ से। बंध का घूर्णन प्रतिबंधित होना चाहिए। और दूसरा, जो घूर्णन प्रतिबंधित होगा, मतलब ऐसे बॉन्ड के दोनों तरफ दो अलग अलग प्रकार के समूह होने चाहिए। दो अलग अलग प्रकार के क्या होने चाहिए बच्चों? समूह होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। मतलब इस तरह का है, तो यहाँ ऐसा नहीं है दोनों तरफ H लग गया, नहीं, एक H एक दूसरा ले लिया Cl, ऐसी तरह यहाँ H ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, Cl ले लिया। तो दो अलग अलग समूह होने चाहिए। ये प्रतिबंधित घूर्णन के, प्रतिबंधित जो घूर्णन हमारा हो रहा है, जो रेस्ट्रिक्शन रोटेशन हो रहा है, ये वाला। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूबल 1 मोल की संख्या, 1 लीटर विलियन में विलेय मोलों की संख्या, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। आदर्श विलयन के दो उदाहरण बच्चों, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, चाहे क्वेश्चन बैंक हो आपका, चाहे कुछ भी हो, ये क्वेश्चन बच्चों इतनी बार आ रहा है ना, तो मैं आपसे कह रही हूँ बच्चों क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन कर लो, ये जो मॉडल पेपर्स करा रही हूँ कर लो, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ कर लो। और एग्जामिनर कहाँ से देगा, आखिर कहाँ लेके जाएगा पेपर को? हमसे बच के नहीं जा सकता एग्जामिनर पेपर को लेकर। तो बच्चों अपनी तैयारी ना सॉलिड वाली होने वाली है, टेंशन मत करो बिल्कुल भी। तो ये बच्चों अपना आदर्श विलयन का उदाहरण C6H5Br, C6H5 Cl ले लो, या एन हेप्टेन ले लीजिए, और साथ में ले लीजिए अपने पास एन हेक्सेन ले लीजिए, एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन। परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो परासरण दाब की एक तो ये लिख देगा समीकरण जो अपनी है, पाई V बराबर NRT, मतलब पाई बराबर CRT भी होता है। तो हम ये कहते हैं परासरण दाब की परिभाषा के अंदर कि विलयन पर लगने वाला, ये वाला तो होता है विलयन, और ये होता है अपना विलायक, ठीक है। तो विलायक से पानी के कण हम करते हैं, तो विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली की ओर जाने वाले जो कण है, वो इस पर जाने के लिए जितना दाब लगाते हैं वही उसका परासरण दाब कहलाता है। या फिर वह प्रक्रिया जिसके अंदर विलेय के कण विलेय में जाने से, मतलब वह प्रेशर, देखो बच्चों ऐसा कह सकते हैं अपन यहाँ पर कि परासरण झिल्ली पर लगने वाला वह दाब जो विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक दे। मतलब विलायक के कण यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हैं, और फिर यहाँ से जो दाब हमने मान लीजिए यहाँ से प्रेशर लगा दिया, तो यहाँ से अगर प्रेशर लगा दिया हमने ऊपर से हमने प्रेशर लगा दिया, तो कण यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली पर लगने वाला वह दाब जो विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक दे परासरण दाब कहलाता है। प्रभाजी आसन विधि द्वारा स्थिर क्वाथी मिश्रण को पृथक क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो पूरे संगठन का जो तापमान होता है वो एक ही निश्चित तापमान पर उबलता है, और यहाँ पर दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है ना इसके अंदर, कम भी हो सकता है। खैर यहाँ से एन स्थिर लुईस अम्ल की भांति करके रखता है ड्यू टू LP लॉन पेयर के कारण। बच्चों पूरा तो नहीं करा पाएंगे हम पेपर, क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं इसके अंदर आगे। ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक भांति क्यों व्यवहार करते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से, या हम कह सकते हैं नवजात ऑक्सीजन के कारण। नवजात ऑक्सीजन कैसे होगी? जैसे O3 यहाँ से टूटी तो O2 प्लस O बन गया, तो ये वाली जो परमाणविक ऑक्सीजन है इसे क्या बोलते हैं अपन? नवजात ऑक्सीजन। फ्लोरीन 17वां क्वेश्चन करवा देते हैं। फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था नहीं रखते, क्यों? पॉजिटिव नहीं रखते हैं क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा नेगेटिव एटम है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है, इसीलिए यह पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं रखते। भूरी वलय परीक्षण, ब्राउन रिंग टेस्ट। बच्चों सबसे पहली बात तो ये नाइट्रेट आयन के लिए होता है। कैसे होता है? नाइट्रेट आयन में हम क्या मिलाते हैं? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से कौन सा आयन आता है? Fe+2। फिर इसमें क्या मिलाते हैं? H2SO4। H2SO4 से कौन सा आयन मिलते हैं? H+ आयन। NO3 माइनस किस में चेंज हो जाएगा? NO में। Fe+2 किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? Fe+3 में। H+ किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? H2O में। अब बाकी है जो हमारा बच गया NO+, Fe+2 लिखना है आपको, यहाँ पे साथ में क्या लिखना है? H2O लिखना है, और यहाँ से इसको बंद कर देना है। H2O का क्या हो गया? होल 5, फिर ये NO हो गया, और चार्ज कितना आ गया? +2, और साथ में H2O निकल गया बाहर। यही है अपना ब्राउन रिंग
कॉम्प्लेक्स। इस तरह से ध्यान रखोगे कि NO3 माइनस NO में चेंज, +2 +3 में चेंज, H प्लस H2O में चेंज। आगे देख लेते हैं एक बार बच्चों, देख लीजिए 18वां क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि बच्चों पेपर देख लीजिए आप एक बार, बहुत लंबा पेपर है आगे, है ना, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको मैं ये वीडियो जो है पूरा सॉल्व करवा दूंगी पेपर को नेक्स्ट वाली वीडियो में। 18वां क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, जितना अपन जल्दी हो पाए, और 5 मिनट सही। निम्न यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। तो बच्चों ये ध्यान हो तो आपको मैंने मॉडल पेपर में छोड़िए, नवी क्वेश्चन भी अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले उसमें भी कराए। तो आयरन का यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों जो आएगा यहाँ से वो आएगा +3। कैसे आएगा वो देख लीजिए, K3FeC2O4 का होल थ्राइस। तो ये 3 तो ले जाइए आप इसके ऊपर, तो 3 जब इसके ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा -3, और K पर क्या आ जाएगा प्लस। अब आप इसका निकालना है आपको, है ना। आयरन का x मानिए, C2O4 का कितना होता है, कितने हैं इसमें 3 है, एक कितना होता है -2 बराबर कितना है -3, तो x -6 बराबर -3, तो x बराबर 6 + 3 बराबर कितना आ जाएगा +3, तो ये +3 हो गया। FeCN6 में भी ऐसे निकालेंगे तो इसकी भी कितनी आएगी बच्चों +3 आएगी। उभयतंतुक लिगेंड फिर से आ गया है बच्चों, ये लीजिए NO2 माइनस और CN-। इसको बच्चों एक चीज़ और बता दूं मैं, NO2 माइनस CN- को, CN- का जब एग्जाम्पल लिख के आओ तो ये जरूर लिख के आना, आंसर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। कार्बन की ओर जुड़ता है तो साइनो, और N की ओर जुड़ता है तो आइसोसाइनो। आगे देख लीजिए और वाला क्वेश्चन भी, NiCl4- ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था बच्चों, मैंने इसमें क्वेश्चन पेपर नहीं देखा था और मैं देख रही हूँ क्वेश्चन वही की वही मिल रहे हैं आपको। NiCl4- अनुचुंबकीय है जबकि ये प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों, जबकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। तो हम बता दें इसके अंदर निकल +2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इसका विन्यास होता है Ni+2 3d8 3d8 विन्यास के साथ। जब आप इसके अंदर ये भी बताएंगे Cl- एक दुर्बल लिगैंड होता है, अतः इलेक्ट्रॉन का पुनर्वितरण नहीं होता और इसके अंदर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जबकि CO एक प्रबल लिगैंड होता है और यह निकल की स्टेट में यहाँ से 3d8 4s2 विन्यास होता है। प्रबल लिगैंड होने की वजह से यहाँ 10 की 10 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनका पुनर्वितरण होता है और यहाँ पर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचता। तो आप बता सकते हैं यह दुर्बल लिगैंड है Cl और CO प्रबल लिगैंड है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉनों के पुनर्वितरण के कारण यह पॉसिबल हो पाता है। आगे देखिए अष्टफलकीय क्षेत्र में विपाटन करने वाला चित्र। बच्चों ये तो आप बुक से कर ही लेंगे, जिसके अंदर अष्टफलकीय क्षेत्र आपसे पूछा है तो ऊपर तो आएगी Eg कक्षक और नीचे कौन सी आएगी बच्चों T2G कक्षक। ठीक है, ये आपको पता है। अष्टफलकीय क्षेत्र में कुछ इस तरह से रफ सा आइडिया हमने बता दिया आपको, इस तरह से बनेगा। T2G की ज़्यादा आएगी, Eg की कम आएगी। और बेरी सेंटर से हम बात करते हैं तो ये वाला आएगा +0.6 पर और नीचे वाला कितने पे आएगा -0.4 पे आएगा डेल्टा ओ। ठीक है, चलिए 19वें क्वेश्चन से हम आपको नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में हम कराएंगे। आपको ये मॉडल पेपर बच्चों निश्चित रूप से बहुत पसंद आएगा। क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छे इसके अंदर दे रखे हैं। आगे भी क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व ही नहीं कराया। नाइट्रोएथिलीन को तनु एथिलीन बसिन में गर्म करते हैं क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर आता है एसिटिक अम्ल। तो देखो अलग अलग क्वेश्चन भी इसके अंदर हैं। चलिए बच्चों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के हिसाब को सॉल्व कर लीजिए बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में आना नहीं भूलेगा। और बच्चों प्लीज़ इसको आगे जो 11 से 12th में आए बच्चे उनको प्लीज़ शेयर कीजिए इस चैनल को। अभी तक उन बच्चों तक नहीं पहुंचा है, उन तक इस पढ़ाई का लाभ नहीं पहुंच रहा है। NCERT का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट की प्लेलिस्ट जो है वो उन बच्चों को प्लीज़ जहाँ पर भी ज़रूरी हो अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी आप उन बच्चों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बच्चों, प्लीज़ शेयर कीजिए। मैम की इस चीज़ में आप सपोर्ट करेंगे, मैं आपसे पूरी आशा रखती हूँ कि मैडम को आप सपोर्ट जरूर करेंगे। केवल ऐसा नहीं सोचेंगे हम तो पढ़ लिए, हमें क्या मतलब आगे कोई पढ़े नहीं पढ़े, चैनल का कुछ भी हो। तो बच्चों ये चीज़ अगर आपने इस चैनल के कंटेंट को आगे शेयर नहीं किया तो बच्चों ये पढ़ाई जो है वो यहीं रुक जाएगी, आगे तक बच्चों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कि आप चाहते हैं आगे बच्चों को बेनिफिट नहीं मिल पाए, आप तो पास आउट हो जाएंगे ना। तो प्लीज़ फ्री आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं, वीडियोस का जो है आपको बिल्कुल फ्री में समझाया जा रहा है, तो उन बच्चों तक भी पहुंचा दीजिए ना जो बच्चे इसको पढ़ना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बाय बाय। हेल्प कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा मैम की बात को। ओके बाय।